इमेजिन, अगर आज भारत की सड़कों पर मारुति कारें ना होती तो क्या होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार का जन्म ही एक ऐसे रात से हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा लड़का जिसकी हर जिद पूरी होती थी। एक रात उसने रोते हुए खिलौनों की ट्रेन मांगी और पूरी दिल्ली छान मारी गई। लेकिन यही लड़का बड़ा होकर ऐसा काम करेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आप जानते हैं कि जिस मारुति को आज मिडिल क्लास की शान कहा जाता है, उसकी शुरुआत एक घोटाले, राजनीतिक दबाव और डर के साए में हुई थी। कैसे एक ऐसा प्लान खड़ा किया गया जहां पहले से ही सेना का खतरनाक एमिनिशन रखा था, और क्यों जब पूरी फैक्ट्री का सच बाहर आया तो देश भर के लोग सन्न रह गए थे। आज आप जानेंगे संजय गांधी की उस कहानी को जो सिर्फ एक कार कंपनी की नहीं बल्कि सत्ता, लालच और टूटे हुए सपनों की कहानी थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मारुति सच में जनता के लिए बनाई गई थी या ये एक परिवार की तिजोरी भरने का जरिया थी। 14 दिसंबर 1946 इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया संजय गांधी। बचपन से ही संजय कुछ अलग थे। आम बच्चों की तरह नहीं, उन्हें चलते फिरते खिलौनों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एक बार उन्होंने अपने दोस्त के घर रियल वर्किंग ट्रेन का सेट देखा। घर आकर उन्होंने जिद पकड़ ली, मुझे अभी चाहिए। रात के 11 बज चुके थे। सबने कहा कल दिला देंगे, लेकिन संजय ने रोना शुरू कर दिया। उस रात पंडित नेहरू ने खुद दिल्ली की दुकानों में फोन घुमा दिए। आखिरकार आधी रात को वो ट्रेन खरीदी गई। ये सिर्फ ट्रेन नहीं थी, ये उनके कैरेक्टर की पहली झलक थी। जो ठान लिया वो चाहिए ही चाहिए। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई, लेकिन जब 7 साल के हुए तो देहरादून के दून स्कूल भेजने का फैसला हुआ। इंदिरा गांधी को पता था कि बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेजना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तय किया जब तक संजय का मन न लगे वो भी देहरादून में ही रहेंगी। लेकिन वहां संजय की तबीयत खराब रहने लगी। बार बार इंदिरा मिलने जाती, लेकिन कोई सुधार नहीं। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, हर डिमांड पूरी मत करो, बच्चे को ना कहना भी सीखो। लेकिन गांधी परिवार के लिए ना कहना मुमकिन नहीं था। संजय का मन स्कूल में नहीं लगता। जब बाकी बच्चे ट्रैकिंग और एडवेंचर पर जाते, वो दिल्ली 3 मूर्ति भवन लौट आते। दून स्कूल में उनका एक अलग ही चेहरा सामने आने वाला था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब उनकी जिद्दी परवरिश का नतीजा था या बचपन में ही उनके अंदर कोई डार्क सीक्रेट पल रहा था। दून स्कूल में धीरे धीरे संजय का असली रूप सामने आने लगा। शुरुआत में अकेलापन था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ दोस्तों का ग्रुप बना लिया। इनमें कमलनाथ भी थे, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये कोई आम दोस्ती नहीं थी। इनका ग्रुप चोरी करता, स्मोकिंग करता और सबसे खतरनाक, कारें चुराकर उन्हें रातों रात दौड़ाता। पत्रकार विनोद मेहता ने लिखा कि संजय क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित थे, यानी एक मेंटल कंडीशन जिसमें इंसान चोरी करता है चाहे उसे जरूरत हो या नहीं। एक बार संजय ने अपने दोस्तों के साथ आर्मी ऑफिसर की महंगी कार चुरा ली, रात भर ड्राइव की और फिर पालम एयरपोर्ट के पास छोड़ दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब उसी कार में से एक लड़की का अंडरवेयर मिला। पूरा मामला दबा दिया गया। सुबह होते ही संजय को दिल्ली से कश्मीर भेज दिया गया। इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नया चेहरा आया, मेनका आनंद। मेनका के आने के बाद ही संजय के दिल में मारुति का सपना जन्म लेने वाला था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सपना सच में एक सपना था या एक ऐसा जाल जिसमें पूरा देश फंसने वाला था। संजय गांधी के दिल में गाड़ियों के लिए दीवानगी किसी आम लड़के जैसी नहीं थी। ये दीवानगी उन्हें अपने पिता फिरोज गांधी से मिली थी। फिरोज गांधी को गाड़ियों का जुनून था, और यही जुनून संजय के खून में भी था। स्कूल खत्म करने के बाद संजय को इंग्लैंड भेजा गया रोल्स रॉयस के प्लांट में अप्रेंटिसशिप के लिए। वहां भी उनका मन ज्यादा दिन नहीं लगा। बिना अप्रेंटिसशिप पूरी किए ही वो भारत लौट आए। लौटते ही उन्होंने दिल्ली में अर्जुन दास की वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। यहां से उनकी जिंदगी ने करवट ली। यहीं उन्होंने देखा, भारत में कोई ऐसी कार नहीं है जो आम आदमी खरीद सके। संजय के मन में एक सपना पलने लगा।
क्यों ना ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो हर मिडिल क्लास फैमिली के पास हो। उस समय जापान और यूरोप में छोटी कारें हिट हो रही थीं। भारत में भी सरकार की कमेटी इस पर विचार कर रही थी। 1968 में उन्होंने प्रपोजल बना डाला। इसमें लिखा था, RS 6000 में कार बनाएंगे जो 56 मील प्रति गैलन चलेगी और टॉप स्पीड 53 किलोमीटर/h होगी। सुनने में सपना लग रहा था, लेकिन संसद में जब यह प्रपोजल रखा गया तो बवाल मच गया। मारुति का सपना अब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने मारुति के लिए 286 एकड़ जमीन देने का वादा किया, लेकिन यह जमीन खाली नहीं थी। वहां किसान और मजदूर रहते थे जिनकी जिंदगी अचानक उजड़ने वाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन के पास एयरफोर्स का एम्यूनिशन डंप था। नियम था कि ऐसे इलाके में कोई फैक्ट्री नहीं बन सकती, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री के बेटे की हो तो नियम भी झुक जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ला ने एम्यूनिशन डंप शिफ्ट करवा दिया। किसानों की जमीन ली गई RS 11,000 प्रति एकड़ में, लेकिन असली कीमत थी RS 400 प्रति एकड़। सवाल यह है, इतना पैसा कहां से आएगा? उस समय संजय गांधी की डिक्लेयर्ड इनकम थी Rs 722, लेकिन उन्हें लोन देने से इनकार करने वाले बैंक हेड्स को हटाया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर को रिटायर कर दिया गया और संजय के करीबी KR पुरी को गवर्नर बना दिया गया। पुरी का बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं था, वो इंश्योरेंस में काम करते थे। सरकार ने स्पेशल कानून पास कर दिया। अब संजय को सरकारी बैंकों से लोन मिलने लगा। ब्याज भी नाम मात्र का और गारंटी भी नहीं मांगी गई। लेकिन जब लोन खत्म होने लगा तो संजय ने क्या किया? 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के बाद बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह उनके कब्जे में था। फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद इंदिरा गांधी के पास थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संजय के आदमी बिठा दिए गए। मारुति के इन्वेस्टर्स पर अगर कोई इनकम टैक्स केस होता तो उसे रफा दफा कर दिया जाता। धीरे धीरे मारुति की फैक्ट्री बनने लगी। लेकिन लंदन से आए पत्रकार एंथनी मस्करीनस ने लिखा, यहां गाड़ी बनाने के नाम पर मजाक हो रहा था। 4000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन से ऑयल लीक होने लगता था। फैक्ट्री में 20 गाड़ियां ही थीं और वो भी आधी अधूरी। लेकिन फिर भी सरकारी टेस्ट पास हो गया। कैसे? कहा जाता है कि टेस्ट के लिए विदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यह है, क्या मारुति का सपना कभी पूरा हुआ या ये सिर्फ सत्ता और पैसे का खेल था? असली सच अगले हिस्से में ऐसा सामने आएगा जो आपको झकझोर कर रख देगा। मारुति का सपना जैसे जैसे आगे बढ़ा, सच्चाई भी उतनी ही डरावनी होती गई। 1973 तक गाड़ियां बाजार में आनी थी, लेकिन कहा गया इंजन में दिक्कतें हैं। 1974 में कहा प्रोडक्शन रुक गया है। 1975 में धीरे धीरे काम हो रहा है। 1976 में गाड़ियां बन रही हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण प्रोडक्शन पर फैसला रोक दिया गया है। साल दर साल बहाने बनते रहे। वो गाड़ी जिसकी कीमत RS 6000 बताई गई थी, अब RS 25,000 तक पहुंच चुकी थी। असल में 1974 के बाद से मारुति की फैक्ट्री में कोई नई मशीन तक नहीं लगाई गई थी। एक समय बाद मारुति ने रोड रोलर बनाना शुरू कर दिया, फिर बसों की बॉडी बनाने लगी। लेकिन यह भी बस दिखावा था। असली काम था सरकारी ठेके लेना और पैसे का जुगाड़। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला मारुति लॉन्च से 7 महीने पहले ही संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज MTS नाम की कंपनी बना ली थी। इसके पार्टनर थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। MTS का काम था मारुति को एडवाइस देना, लेकिन हकीकत ये थी कि मारुति का पैसा सीधे MTS को ट्रांसफर होता और वहां से परिवार को पहुंचता। सिर्फ 2.5 साल में MTS के पास करोड़ों जमा हो गए थे। इसके बाद मारुति हेवी व्हीकल्स नाम से एक और कंपनी बना दी गई। काम वही, मारुति से पैसा लेना और घुमाकर दूसरी कंपनियों को देना। यानी सरकार से पैसा मारुति को और मारुति से पैसा गांधी परिवार की कंपनियों को। इधर फैक्ट्री में न तो इंजीनियर्स थे, न डिजाइनर्स, न टेक्नीशियंस। फैक्ट्री बस नाम के लिए चल रही थी। जर्नलिस्ट एंथनी मस्करिनस ने लिखा, मारुति फैक्ट्री में कार बनना तो दूर, वहां ढंग से स्क्रू ड्राइवर भी नहीं थे। अब सवाल ये उठता है, क्या यह सब सिर्फ बिजनेस फेलियर था या प्लांट स्कैम? क्या मारुति का सपना जनता का था या सिर्फ सत्ता का? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संजय गांधी की मौत न होती
तो क्या मारुति कभी हकीकत बन पाती? मारुति की कहानी सिर्फ एक कार की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी सपनों के टूटने की, सत्ता के लालच की और एक ऐसे इंसान की जो पूरी जिंदगी वैलिडेशन के लिए तरसता रहा। संजय गांधी का सपना था हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। लेकिन क्या यह सपना सच में जनता के लिए था या अपने पावर को दिखाने के लिए? शायद इसका जवाब कोई नहीं जानता। 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से हटी, मारुति का सपना भी वहीं ठहर गया। फैक्ट्री बंद हो गई, गाड़ियां कभी रोड पर नहीं उतरी। लेकिन आज जब आप अपनी मारुति सुजुकी चलाते हैं तो सोचिए, क्या ये उसी सपने की पूरी हुई कहानी है या उसका रीब्रांडेड वर्जन? मारुति सुजुकी की सक्सेस के पीछे संजय गांधी का आइडिया तो था, लेकिन उस आइडिया को हकीकत में बदलने का काम जापानी टेक्नोलॉजी और इंडियन बिजनेस पार्टनरशिप ने किया। आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना गलत नहीं, लेकिन सपनों के नाम पर दूसरों की जिंदगी तबाह करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही सच्ची अनसुनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।